जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी पॉलिटी की 8th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे और ये क्लास आपकी महामैराथन के तौर पर होगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर जितने भी हमारे चैप्टर हैं सारे आज ही हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और स्टूडेंट एक बात और खास क्या है यहाँ, तो जितने भी हमारे चैप्टर है ना, तो इन्हें हम अपने नोट्सों से पढ़ेंगे। नोट्सों से क्या फायदा होगा, एक तो आप अपने नोट्स बनाने सीख जाओगे और साथ ही आपकी जो ये किताब है ना, अगर आप इसे वैसे पढ़ोगे ना तो लगभग आप इसमें 2-3 दिन दे दोगे। बट हम जब इसे नोट्सों से पढ़ेंगे तो केवल आपकी 1 घंटे में ही समाप्त किताब हो जाएगी। और एनसीईआरटी को ज्यादा टाइम नहीं देना होता, बट पढ़नी तो होती है पर इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। तो बस इस चीज का ही आपको विशेष ध्यान रखना है। और स्टूडेंट एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां पहले भी एनसीईआरटी और करा दी गई, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तो चली रही है और इकोनॉमी की करा दी है। ठीक है, बस आने वाले टाइम में अब कोशिश करेंगे कि आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी जल्दी हो जाए। इसके बाद हम अपनी स्टैंडर्ड बुक पर आएंगे, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, ये सभी कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज अपनी स्टार्ट करते हैं हम अपनी 8th क्लास की मैराथन को, और कुछ ही दिनों बाद 9th 10th की भी आ जाएगी। उसके बाद ही आपको ये नोट्स सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और नोट्स यहाँ सभी फ्री मिलते हैं। तो टेलीग्राम सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको टेलीग्राम पर ही सभी नोट्स मिल जाएंगे सभी एनसीईआरटी के। तो चलो 8th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं विषय सूची, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से छोड़ने। छोड़ने का क्या मतलब है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, कि उस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरी किताब तो इंपॉर्टेंट होगी नहीं। तो चलो चैप्टर देख लेते हैं हम। देखो चैप्टर नंबर 1 भारत का संविधान, हालांकि एम लक्ष्मीकांत में सब ढंग से मिलेगा बट थोड़ा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 भी हमें पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 न्यायपालिका, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 हाशियाकरण की समझ, ठीक है, और हाशियाकरण से निपटना। ठीक, तो चैप्टर नंबर 6। अब ये जो आपके चैप्टर नंबर 7 और 8 आ जाते हैं तो ये हमारे लिए काम के नहीं है। ठीक है, कहानी सी दे रखी है बिल्कुल इनमें जो कि हमारे काम के नहीं है। तो कहने का मतलब है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और आपसे उम्मीद है कि यदि आप रेगुलर इन क्लासेस को देख रहे होंगे तो आपने क्लास 6 से स्टार्ट किया होगा। यदि आपने ये क्लासेस यहाँ से पढ़ी है तो आपको क्या बेनिफिट हुआ होगा कि आपने 1-1.5 घंटे में अपनी एनसीईआरटी पूरी कर ली होगी, साथ ही अपने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचा होगा, तो इसलिए आप इन क्लासों को जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप आज नए आए हो तो आप भी समझ जाओगे कि एनसीईआरटी को किस प्रकार पढ़ते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाई होगी, नहीं लगाई होगी तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आपको ढंग से समझ में आएगा। बट क्या होता है कि जब आप रीडिंग लगाओगे ना फर्स्ट टाइम, तो आप पढ़ लोगे, समझ भी लोगे, बट आपको प्रॉब्लम आएगी कि अब नोट्स कैसे बनाएं। और नोट्स बनाने तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का बार बार ज्यादा पढ़ी नहीं जाती, ज्यादा हो जाती है। तो देख रहे हो ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1 है ना, केवल 1 पेज पर ही आ गया। ठीक, देख रहे हो, तो इतने शॉर्ट्स नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है भारतीय संविधान। एम लक्ष्मीकांत में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इसे। तो क्या है, थोड़ा सा यहाँ मतलब हमें थ्योरिकल समझाया गया है। ठीक है, अभी वैसे मत जाओ पॉइंट वाइज के संविधान कौन सी आर्टिकल, ये सब छोड़ो, अभी थोड़ा वैसे फोकस करो थ्योरिकल। तो किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों है, तो मतलब क्यों है किसी भी देश को, जैसे पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा अपने तरीके से ही काम करते थे, तो इसलिए किसी भी देश को संविधान की जरूरत है। उसी के हिसाब से उस देश के कानून हो और लोग उसका पालन करें। ठीक है, कोई भी अपनी तानाशाही नहीं चला सके। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं, जैसे कि देश चलाने की पद्धति के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए, और बहुसंख्यक अपनी ताकत को अल्पसंख्यक को ना दबा सके। ठीक है, मतलब जो भी अपने कम लोग हैं उन पे बड़े लोग अत्याचार नहीं करें। ठीक है, समान कानून के लिए, खुद को खुद से बचाने के लिए। ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल के लिए भी तो कुछ कानून होते हैं, तो उसके लिए उसे संविधान कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है
क्या जो हर देश लोकतांत्रिक है वो उनमें सभी में संविधान होता है, या जो फिर लोकतांत्रिक नहीं है संविधान उनमें भी होता है? ठीक है, देखो संविधान तो अपना हर जगह हो सकता है, अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अपने देश में उसे संविधान को आप कैसे मानते हो। क्या संविधान आपका केवल एक किताब के तौर पर ही है बट लागू ढंग से नहीं होता? बट भारत में तो ऐसा नहीं है, जो भी कुछ होता है वो संविधान के अंतर्गत ही होता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, मान लो मेंस में कुछ ऐसा आ जाए तो आप बिल्कुल इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, नेपाल 1190 में राजतंत्र था, यानी कि 1190 में यहाँ राजा लोग रहते थे। ठीक है, और 2006 में राजतंत्र खत्म हो गया और 2015 में नए नियम लागू हुए और संविधान लागू हो गया। ठीक है, ऐसे आप भारत का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जब से ब्रिटिश कंपनी के हाथ में था उससे पहले राजतंत्र था और 1947 के बाद देश अपना आजाद हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ भी संविधान लागू हो गया। ठीक, फिर क्या है भारतीय संविधान के लक्षण क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं अब इन्हें, फिर पीटी में आ जाते हैं ऐसे। तो पहला है संघवाद। संघवाद क्या है, तो देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार। ठीक है, संघवाद, इन पॉइंटों को बिल्कुल रट लो, क्या होता है जैसे परिभाषा रट लेते हैं ना उस तरीके से याद कर लो। संघवाद, इसका मतलब देश में एक स्तर से ज्यादा की सरकारें। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं, पहले केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरे राज्य सरकार, ठीक, और तीसरे पर पंचायती राज। ठीक है, तो ये सरकार हैं कितने प्रकार की। ठीक है, हालांकि ये भी जरूरी होती है, आपको भी पता होगा। ठीक है, फिर आ जाती है दूसरी भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि संसदीय शासन पद्धति है यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे संविधान एक मतलब उसमें कानून लिखे गए, बट जो के कानून बनेंगे वो कहां से बनेंगे, संसद से। ठीक है, यानी कि संसद ही करता धरता है जो भी कुछ है। ठीक है, तो संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, मतलब लोगों को खुद चुनते हैं, आप भी चुनते होंगे एमपी एमएलए को। फिर सभी को वोट देने का अधिकार है। और तीसरा पॉइंट क्या है, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का कैसे बंटवारा कर दिया, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि 3 स्तर पर। ठीक है, कार्यपालिका में वही अपने जो भी एमपी एमएलए ये सब आते हैं। ठीक है, जो भी आईएएस आईपीएस जितने भी सब कार्यपालिका है, यानी कि मतलब कार्य करने वाले। ठीक है, या फिर लॉ को लागू करवाने वाले। ठीक है, और अपना दूसरा कौन सा होता है, विधायक पालिका। ठीक है, यानी कि इसमें लॉ बनाए जाएंगे जिसमें संसद, विधानसभा ये सब आ जाती है। ठीक है, तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, जिसमें अपना न्याय वगैरह कोर्ट ये सब आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था। और अपने भारतीय संविधान का विशेषता का चौथा पॉइंट कौन सा है, मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमें। ठीक है, सभी व्यक्ति के। हालांकि भारत में हकीकत ये है कि आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते कि हमारे वास्तव में क्या क्या अधिकार हैं। स्वयं के कोई स्वयं व्यक्ति है तो उसके अपने क्या क्या पर्सनल अधिकार हैं। तो 5वें नंबर पर पॉइंट आ जाता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य किसी के धर्म में अंतर्गत बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, बट जब बनेगा जब आप धर्म की आड़ में किसी के ऊपर गलत कर रहे हो। ठीक है, तब अपना राज्य आएगा। ठीक है, अब ये वो वाला राज्य मत समझना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राज्य का मतलब होता है रूलर। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, और अभी एक बात और क्लियर कर देते हैं, कुछ एस्पिरेंट होंगे उन्हें मन में कुछ घबराहट सी हो रही होगी कि ठीक है ये सब बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, ये पढ़ ली, ठीक है, क्या इतने से ही काम हो जाएगा? तो एस्पिरेंट आपके लिए क्लियर पॉइंट कर दें कि जो चैप्टर पेज पर इतने, एक चैप्टर का जितना भी एक पेज पर ये कंटेंट आ गया ना, केवल इतना ही काम का है। आप बताओ, कहानी सी लिखी हुई है, उस कहानी को लिखकर अपने नोट्स में क्या करोगे? तो नोट्स इतने शॉर्ट्स बनाने सीखो। ठीक है, अब क्या फायदा होगा, मान लो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आपका मन कर रहा है कि हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। आप जाओगे, एनसीईआरटी आपके पास 6 से लेकर 12 पढ़ने बैठोगे, पता चला 5 दिन वही वेस्ट हो गए। तो इससे बढ़िया ये अपने एक एक पेज के नोट्स होंगे, केवल 4 घंटे में ये पढ़ डालोगे और एनसीईआरटी एम लक्ष्मीकांत अपने पढ़ने बैठ जाओ, तो ये फायदा होता है। ठीक है,
तो बस अब आपको क्या करना है, अपनी क्लास देखनी है, क्लास के बाद अपने नोट्स बनाने और उन्हें बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गए तो आप अपडेट कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो 1 या 2 पेज लास्ट हो नोट के, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये साइड में कुछ बॉक्स में बंद करा हुआ है, तो ये आपका इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, ये भी पढ़नी जरूरी होती है, ठीक है। तो एक एक देख लेते हैं। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग उठाई, कितने में, 1934 में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फैक्ट पॉइंट याद कर लो, ठीक है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने संविधान की मांग उठाई, ठीक है, कि हमारा संविधान होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक बात और, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, जो अब वर्तमान समय में हमारी कांग्रेस पार्टी है, तो ये वो वाली पार्टी नहीं थी, ठीक है, वो बदल जाती है। जब आप पढ़ोगे 12th क्लास की पॉलिटी, जब आप समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले कांग्रेस जब ये बनी थी तो इसका केवल एक ही उद्देश्य था, अपने भारत को आजाद कराना, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, ठीक है, वो ही उद्देश्य था, ठीक है। हालांकि परिस्थितियां बाद में बदलती हैं, बट वो बाद की बात है, 11th 12th में समझेंगे, अभी फिलहाल यहीं देखो। फिर 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो ऐसे पॉइंट याद करने योग्य हैं। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच नया संविधान बन गया। कितना समय, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसे बनने में, ठीक है। तो और फिर पूछे, जैसे संविधान सभा तो एक कैबिनेट मिशन द्वारा आधारित थी, सदस्य प्रांतियों से निर्वाचित थे और दूसरे तरीके से देशी रियासतों द्वारा नियुक्त, ठीक है, क्योंकि रियासतें भी होती थी ना उस टाइम पर, तो ऐसे पॉइंट पीटी में काम आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, 1-2 बार पढ़ोगे, अपने आप लिख लिख कर याद करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे ये सब चीज, ठीक है। फिर संविधान का प्रस्ताव ये कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में बस केवल इतना ही इंपोर्टेंट था, हालांकि कुछ इतना इंपोर्टेंट नहीं था, ठीक है, बस इतना एक पेज पर। अब आगे हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, धर्मनिरपेक्षता की समझ, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। मान के चलो ये कोई देश है, ठीक है। अब थोड़ी हम पहले की बात कर लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपने गांव में भी सुना होगा कि मान के चलो कोई गलत कर देता था, ठीक है, तो उसे लोग ना अपने जो भी धर्म में लिखा हुआ होता है, जो भी धर्म की किताबों में लिखा होता है कि उसने गलत कर दिया तो उसे मृत्यु दंड कैसा देना चाहिए, तो धर्म के हिसाब से करते हैं हर चीज, ठीक है। कहने का मतलब हर चीज धर्म के हिसाब से ही चलेगी, वहां कानून होगा वो भी धर्म के हिसाब से होगा, जो कुछ होगा धर्म के हिसाब से, तो उसे ही बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। यानी कि हम किसी भी कानूनी काम में धर्म का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यूरोप की तरफ देखोगे तो वहां चर्च ज्यादा चलती थी, जो भी कोई कानून वगैरह तोड़ता था चर्च के तरीके से ही उसे जो भी उसकी सजा होती थी वो देते थे, ठीक है। तो यही होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि सरकार द्वारा राज्य कार्यों में धर्म का सहारा ना लेना, ठीक है। तो क्या है मतलब, डेफिनेशन देख लो छोटी सी, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा, जिसमें अमेरिका देश, तो यहाँ ईसाई बहुसंख्यक ज्यादा है और अन्य धर्म के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। अब छोटा सा एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि आपने देखा होगा कि जो सिख लोग होते हैं ना, वो अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, पढ़ा भी होगा, तो वो पगड़ी पहनते हैं, भाई उनका वो धर्म है, ठीक है, पगड़ी उनके लिए ज्यादा जरूरी है, तो वो हेलमेट नहीं लगा सकते, तो इसलिए उनका कोई चालान भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पग पहना होता है, जिस कारण हेलमेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसलिए सरकार मतलब उन पर दबाव नहीं डालती कि नहीं आप अपनी पग उतारो और हेलमेट पहनो, ये रूल है, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता का भी वादा करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, धर्म को राज्य से अलग करना महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब जो धर्म है
और जो शासन होगा इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा के लिए बहुमत की निरंकुशता और उनके कारण मौलिक अधिकारों का हनन, धर्मनिरपेक्षता का महत्व, पहल धर्म को राजसत्ता से अलग करना। ठीक है, तो मतलब यही अपना, अगर हम धर्म वगैरह लाएंगे तो भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। ठीक है, पार्टियां अपना धर्म का ही वो सब करेंगी। अब आगे इसमें पॉइंट आ जाता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। जहां एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबा सके, ठीक है, या ना दबाए, तो मतलब कोई भी हो, जो भी आप देखते हो ये सब, कोई भी किसी के धर्म में बाध्यकारी नहीं बनी। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब है। ठीक है, राज्य का ना तो कोई धर्म होगा ना किसी पर थोपा जाएगा। ठीक है, जो भी लोग मतलब गवर्नमेंट में होंगे वो अपना कोई धर्म नहीं बताएंगे कि भाई हम तो इस धर्म के, तो पूरे देश में यही धर्म लागू होता है। ठीक है, और धर्म मानने की स्वतंत्रता सभी को होगी। ठीक, अपना अपना सभी मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पॉइंट में फिर राज्य खुद को धर्म से अलग रखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हस्तक्षेप किसी भी धर्म में नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। राज्य कुछ समुदायों को विशेष छूट देता है, जैसे पगड़ी पहनना सिख धर्म का प्रथा है, हेलमेट पहनना जरूरी नहीं। ठीक है, सभी धर्म को अपना अपना वो भी दे देता है। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट पर है हस्तक्षेप का सिद्धांत क्या है। यदि एक समुदाय में भेदभाव असमानता हो रही हो तो उसे बोलते हैं हस्तक्षेप का सिद्धांत। अब फिर आगे पॉइंट आ जाता है, एक छोटा सा देखना है हमें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और दूसरे लोकतांत्रिक देश की धर्मनिरपेक्षता कैसी है। ठीक है, तो अभी इतना चैप्टर भूल जाओ, अभी हम ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखना। तो जैसे इंडिया में देख लें तो राज्य सभी धर्मों को समान दर्जा देता है। ठीक है, मतलब हमारे भारत में क्या होता है, जो कानून होता है तो वो सभी धर्मों को समानता का दर्जा देता है। ठीक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे करेगा, ये नहीं कहेगा कि भाई तुम ये हो तो वो कर दो। इसका मतलब होगा कि अगर किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर गलत हो रहा है तो उस चीज को रोक सके, केवल भारतीय कानून ये करेगा। ठीक है, बट अगर हम किसी दूसरे देश के साथ देखें तो जैसे कि अमेरिका हो गया, तो राज्य व धर्म दखल अंदाज नहीं करते। ठीक है, तो इनमें मतलब जैसे अमेरिका देश हो गया, यहाँ धर्म के नाम पर आपस में कोई कितना भी कुछ होता रहे, इनके मामले में कानून नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने धर्म से ही जो भी है सुलझाएंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ। अब आ जाता है हमारे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या समझा हमने, धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 1 में हमने बेसिक अपना तैयार किया, जैसे भारतीय संविधान को। ठीक है, 2 चैप्टर अब तक हमारे हो गए, और नोट्स भी केवल आपके 2 पेज पर। ठीक है, यदि आप इस पेज को 1 पेज की तरफ मोड़ दोगे तो 1 पेज ही मानेंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, अब इसे पॉइंट देख लेते हैं। तो संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो लोकतंत्र का सिद्धांत पर संसद काम करती है। ठीक है, अब मतलब मान के चलो, अब हमने संविधान बना लिया। ठीक है, संविधान एक किताब के तौर पर है। ठीक है, जिसमें हमारे सभी कानून, ठीक है जी, बट कुछ ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जहां लोग आए, जो भी हमारे प्रतिनिधि हो वो बैठें, बात करें, और जो भी कल्याणकारी लोगों के लिए योजनाएं बनेंगी वहां बैठकर वो चीजों का कानून बने। ठीक है, होगा पर वो संविधान के दायरे से ही पारित। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं संसद, और हमें संसद की इसलिए ही जरूरत होती है। ठीक है, और संसद में ही फिर ये सब फैसले लिए जाते हैं, कौन सा कानून पारित होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, हालांकि संसद वंसद अपनी एम लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छी दे रखी है, वहां से और अच्छे ढंग से। ठीक है, बट अभी हम ना थोड़ा थ्योरिकल पढ़ेंगे। एम लक्ष्मीकांत में अपना थ्योरिकल नहीं दिया, वहां तो एकदम फैक्ट्स दिए हैं पॉइंट वाइज, तो यहाँ है अपना थोड़ा थ्योरिकल। ठीक है, और फिर आगे पॉइंट में हमें देखना, अब फिर ये अपने लोगों के बारे में यहाँ दे रखा है कि मतलब लोगों को फैसला खुद क्यों लेना चाहिए। ठीक है, अब खुद इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कुछ जैसे गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकें, जैसे कि पहले हो भी चुका है। वही पॉइंट दे रखे हैं अपने, जिसमें जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1885 में मांग हुई कि मतलब कांग्रेस बनाई जाए, जो भी है, ठीक है। और जैसे फिर यहाँ 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने आया था, ये जहां निर्वाचित प्रतिनिधि समिति बनने लगी, ठीक है। और फिर आगे पॉइंट है इसमें 15 अगस्त 1947 सभी लोग शामिल थे और समान स्वतंत्रता भागीदारी हुई, ठीक है। तो ज्यादा खास नहीं है पॉइंट, बस ये थोड़े ये बता देते हैं कि सभी लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए, ठीक है, फिर मिलकर क्यों लेने चाहिए, बस यही था पॉइंट, ठीक है। अब है फिर संसद। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। तो पहला होता है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एक एक समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति, ठीक, और फिर दूसरा है अपना लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा क्या है, राष्ट्रपति तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा में जो भी लोगों द्वारा प्रतिनिधि अपने चुने जाते हैं, ठीक है, और जिस भी पार्टी बहुमत में आती है वो अपना पीएम चुनती है, ठीक है, उन लोगों के बीच में से, ठीक है। तो यही लिखा है बहुमत दल सरकार बनाएगी, ठीक है, और उनमें से और वही लोग अपने में से कुछ नेता चुनेंगे, तो जिसमें से पीएम की नियुक्ति होगी, ठीक है। और लोकसभा सीटें कितनी है टोटल, तो 545, ठीक है, जिसमें से कुल सदस्य और 2 मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और लगभग जैसे देखा जाए तो 272 पर सरकार बनेगी, ठीक है। फिर है राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होती हैं, तो 245, ठीक है, और निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं और अप्रत्यक्ष 12 होते हैं, ठीक है। मनोनीत राष्ट्रपति राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य के उठा लेते हैं उन्हें, ठीक है। तो अपना चैप्टर नंबर 3 भी हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका क्या नाम है, कानून की समझ, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें कानून के बारे में सब जानना है हमें, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद क्या बना, संविधान, ठीक है। संविधान से अपने रूल नियम ये सभी हुए, ठीक है। रूल नियम बनने के बाद सभी व्यक्ति पर कानून बराबर तरह लागू हो गए, ठीक है। फिर पॉइंट इसमें हमारा कानून धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। ये अपने 2 पॉइंट थे। अब है पॉइंट कि कानून किस तरह बनते हैं, तो वही अपना संसद के द्वारा ही ये सब बनते हैं, ठीक है। कानून बनने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा द्वारा पास बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है, जिसे नया कानून कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी कानून कैसे बनेगा, ठीक है। ये है अपनी राष्ट्रपति, ठीक है। ये है लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक है। तो कोई भी कानून बनना है पहले अपने लोकसभा में आवाज उठाई जाएगी, ठीक है। यहाँ सभी लोग एक पारित कर देंगे, ठीक है, और फिर लोकसभा से राज्यसभा के पास भेज देंगे, ठीक है। फिर राज्यसभा सीधे राष्ट्रपति के पास उस कानून को भेज देता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तुरंत ही एक कानून बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार बनते हैं। तो यहाँ जैसे कुछ कानून के नाम दे रखे हैं, हिंदू अधिनियम 2005, ठीक है, तो ये, और फिर 1964 में नागरिक अधिकार कानून, जो कि यूएसए में ये बना था। नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय के आधार भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया, ठीक है, ये बना था, ओके। अब फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब कुछ एस्पिरेंट को लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नोट्स नहीं होती जा रही, तो एस्पिरेंट आपकी एनसीईआरटी में केवल इतना ही काम का है, ठीक है, और सब कहानी लिखी हुई है, तो नोट्स में उतारने का तो कुछ जरूरी है ही नहीं। तो आप नोट्स बनाने सीखो, इसी प्रकार नोट्स आपके बनते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, जिसका क्या नाम है, न्यायपालिका है, जहां विवादों को निपटाया जा सके, नागरिक व सरकार, राज्य व केंद्र के बीच का विवाद हल करना, ठीक है। ये न्यायपालिका क्या करती है, नागरिक के भी बीच कर देती है विवाद का निपटारा, और या फिर राज्य केंद्र सरकारों उनके स्तर पर भी, ठीक है। फिर है न्यायिक समीक्षा, विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जो संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका इस कानून को रद्द कर सकता है, ठीक है। मान के चलो अपने पार्लियामेंट ने कोई कानून पास करवा दिया, ठीक है, अब वो संविधान के
खिलाफ है। ठीक है, जो भी हमारा कानून बनेगा ना वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उसके विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो ये न्यायपालिका उस कानून को बिल्कुल खत्म कर सकती है। ठीक है, अब फिर पॉइंट आ जाता है न्यायपालिका में कि मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन करना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, अब फिर यहाँ एक एक पॉइंट लिख दिए कोर्टों के बारे में, जिसमें जैसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो ये पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और यह न्यायालय पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रेसिज में हुआ करता था। ठीक है, और 1958 में इमारत में परिवर्तित हो गया ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी हॉल में हुई थी। ठीक है, वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, राज्य में अपनी अपनी। ठीक है, तो ये अपनी कोर्टों की बात थी। अब आ जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्याय पर किसी अन्य का नियंत्रण ना होना, पक्षपात ना होना, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक है, अब मतलब मान के चलो न्यायपालिका को भी तो हमें स्वतंत्र बनाना चाहिए। मान के चलो न्यायपालिका पर किसी का कंट्रोल है तो क्या होगा, मान के चलो संसद का ही है, तो फिर तो संसद ही उस पर दबाव बनाकर अपना कोई ना कोई कार्य करा लेगी। जैसे कि आप मान के चलते जैसे कि ऑफिसर सिस्टम में होता है या फिर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो किसी ना किसी के ऊपर तो दबाव में होते ही हैं। तो ऐसा न्यायपालिका में नहीं होता, ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब फिर इसमें आ जाती है अपनी न्यायपालिका की कुछ व्यवस्था होती है, तो ये भी 3 स्तर पर होती है। तो पहली कौन सी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, और फिर जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय। ठीक है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब होते हैं। ठीक है, अब है फिर कानून की शाखाएं, या कह सकते हैं कानून कितने प्रकार के होते हैं। ये तो फौजदारी, दूसरा दीवानी कानून। फौजदारी में जिसमें चोरी, दहेज, यौन उत्पीड़न, इन सब में आ जाता है, हत्या वगैरह में। ठीक है, दीवानी कौन सी, जिनमें जमीन बिक्री ये सब होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 भी आपका हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। तो चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, हास्यकरण की समझ। तो पहले समझो हास्यकरण क्या है। तो हास्यकरण वही होता है कि समाज में से उन लोगों को अलग कर देना जो समाज उन्हें तुच्छ या फिर अपने आप से अलग मानता है, उसे हास्यकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या समझेंगे, तो पहले कुछ पॉइंट दे रखे हैं उसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे हास्यकरण और फिर उसके निपटना कैसे। हालांकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। ठीक है, तो पहले न्याय व्यवस्था क्या है। पुलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश, बचाव पक्ष का वकील और चारों न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग, तो इसे बोलते हैं न्याय व्यवस्था। ठीक है, इतना वो नहीं है इंपोर्टेंट, बस लिखा था एनसीईआरटी में। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 क्या होता है, कुछ कुछ आर्टिकल दे रखे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए बचाव का अधिकार होता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 20, जब अपराध सिद्ध नहीं होता तो कोई बंदी नहीं होता। ठीक है, फिर है आर्टिकल 39A, तो ऐसे लोग को वकील मुहैया कराना जो राज्य की जिम्मेदारी है, जो गरीबी के कारण वकील नहीं रख सकता। ठीक है, अब एस्पेंट एक पॉइंट और करना, जब हम न्यायपालिका पढ़ ही रहे हैं तो एक बात और आज आप सर्च जरूर करना कि लॉयर एडवोकेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आप सर्च करके देखना जब हम न्याय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो। फिर आ जाता है अपना आर्टिकल 22, जो कि अपना इंपोर्टेंट काफी होता है। तो एक आर्टिकल 22 में एक एक पॉइंट दे रखे हैं, वो पढ़ो। ठीक है, तो गिरफ्तारी के समय जानने का अधिकार है कि आखिर हमारी गिरफ्तारी क्यों होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 अपना गिरफ्तारी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। ठीक है, या फिर वो पेश कराएंगे, बट इसमें क्या होता है कि जो आपका ट्रेवल्स का टाइम होता है ना, वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार, यातना से बचने का अधिकार है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो पुलिस जबरदस्ती उसे कबूल करवाती है। ठीक है, तो यदि आपके साथ कभी ऐसा होता है तो ये बात आप बिल्कुल जज के सामने बता सकते हो कि जबरदस्ती हम पे पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया था। ठीक है, हालांकि आप कोशिश करना कि आपके साथ ये सभी हो नहीं, क्योंकि अपनी ये स्टूडेंट लाइफ होती है और जो कि इन चीजों से काफी दूर रहना है। ठीक है,
आगे फिर पॉइंट आ जाता है, आरोपी के साथ जबरदस्ती या बयान नहीं दिलवाया जा सकता। ठीक है। और फिर 5वां पॉइंट, 15 साल से कम उम्र के बालक की या फिर किसी भी महिला को सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, जो भी 15 साल से कम है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ही कानून पता भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता होता नहीं है और बस अपना चलते रहता है जो भी है, और पुलिस वाले हालांकि वो क्यों किसी को बताएंगे। फिर आ जाता है आर्टिकल अपना 21, जो कि जीवन पर आधारित है। तो जीवन के अधिकार का अवशासन दिया गया है। ठीक है। फिर है निरपक्ष सुनवाई क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया द्वारा निरपक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन को इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये निरपक्ष सुनवाई यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर 6 भी हो गया। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, हास्यकरण का। जो चैप्टर नंबर 7 है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझ तो हमने पहले पढ़ लिया। यहाँ आएगा निवारण। ठीक है, तो आप निवारण कर लेना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 को हास्यकरण का निवारण। तो पहले अब यहाँ वही डेफिनेशन आ जाती कि हास्यकरण क्या है। तो वह समाज प्रक्रिया जिसमें कोई लोग भाषा, गरीबी, शिक्षा, परंपराएं, जाति के कारण नीचे तबके में डाल दिया जाता है, यानी कि अपने समाज से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, जो हास्यकरण कहलाता है। ठीक है, तो हास्यकरण यही तो होता है, जैसे आपकी मेंस की कॉपी आती है, यहाँ साइड में नहीं लिखा होता कि यहाँ मत लिखना, तो हास्यकरण वही तो है, यानी कि किसी भी वजह से अलग कर दिया, तो वही हास्यकरण होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आदिवासी कौन है, तो वही अपने जो कि मूल निवासी जंगल में रहते हो। ठीक है, असम में 70 लाख आदिवासी हैं। महत्वपूर्ण खनन उद्योग ज्यादा क्षेत्र जहाँ जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ सब ये हैं। और छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ ज्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं। हालांकि पॉलिटी में तो कोई इनका काम है ही नहीं। अब फिर इसी में कुछ आगे आपके कानून भी हमें देख लेने, जो मतलब ये निवारण को दूर करते हैं हास्यकरण का। तो ST SC के व्यक्ति खाद्य गंदा पदार्थ पीने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले लोग ये सब करते थे, जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, महिला के साथ अपराध नहीं। ठीक है, गुलामों की तरह कोई काम नहीं करवाएगा। ठीक है, और फिर थोड़ा वन में भी दे रखा है, जैसे कि 2006 वन कानून आया था कि जमीनों पर मान्यता होगी। ठीक है, वन उत्पाद बेचकर आजीविका चला सकते हैं। ठीक है, बट वन को नहीं काट सकते। ठीक है, जनजातीय का वन पर ही अधिकार होगा। ठीक है, और इसी के साथ ही आपकी ये NCERT भी स्टूडेंट समाप्त होती है। इस NCERT में हमने चैप्टर नंबर 1 देखा, जो कि संविधान से रिलेटेड था। फिर हमने धर्मनिरपेक्ष, चैप्टर नंबर 3 संसद कानून का निर्माण। ठीक है, और फिर न्यायपालिका देखा, हास्यकरण की समझ और निपटना। ठीक है, और ये जो आपके लास्ट चैप्टर थे हमने छोड़ दिए। ठीक है, और स्टूडेंट अब आप अपने नोट्स बनाना ये आराम से। ठीक है, और एक बार रीडिंग जरूर करके देखना। और ये आपके नोट्स तब मिलेंगे जब आपकी 12th तक ये NCERT कंप्लीट हो जाएगी। तुरंत ही आपको ये नोट्स अपने टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अपने नोट्स बिल्कुल, और अगर आप चाहते हो शॉर्ट्स बनाओ तो बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, कोशिश करनी है शॉर्ट्स बनाओ, क्योंकि ज्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, ये नहीं कि हम अपनी NCERT या नोट्स लेके बैठे, पता चले कि इतने बन गए कि हमें खुद पर ही डाउट्स होता है कि यार नोट्स ये हमने बनाए, तो इतने छोटे बनाने हैं आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।